प्रदीप सिंह, मेरे यूट्यूब चैनल HM1 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मगध राज्य का उत्कर्ष। अब हम बात करेंगे जो मगध है, मगध क्या था। मगध जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। इसका कारण ये था कि यह आर्थिक रूप से संपन्न महाजनपद था, इसलिए हर एक राजवंश इस पर अपना शासन स्थापित करना चाहता था। अब हम अगर बात करें कि मगध पर जो शासन करने वाले जो राजवंश थे वो कौन कौन से थे, तो उसके लिए सूत्र है, ट्रिक है, हसीन, मोसू, कांदर। इन राजवंशों ने मगध पर अपना शासन स्थापित किया था। तो पहले की बात करें हर्यक राजवंश, दूसरे की बात करें हम शिशुनाग वंश, तीसरे की बात करें हम नंदवंश, चौथे की बात करें हम मौर्य वंश, पांचवे की बात करें हम शुंग वंश, छठे की बात करें हम कनव वंश और लास्ट की बात करें हम तो आंध्र सातवाहन। दोस्तों, हम सभी जो राजवंश है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, पर लेकिन इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। हमारा जो आज का जो पहला टॉपिक रहेगा उसका नाम है हर्यक राजवंश। इसके बारे में हम आज की जो चर्चा करेंगे। हर्यक राजवंश की हम अगर बात करें कि हर्यक राजवंश की स्थापना कब हुई। हर्यक राजवंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में, और इसके अगर पूरे कालक्रम की बात करें तो 412 ईसा पूर्व तक यह हर्यक राजवंश मगध की गद्दी पर रहा। अब हम बात करें इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बिंबिसार के पिता ने हर्यक राजवंश की स्थापना की थी और इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बिंबिसार ने जो मगध की गद्दी पर शासन की बात करें तो इसने मगध की गद्दी पर 52 वर्ष तक शासन किया। इस गद्दी पर बैठा 544 ईसा पूर्व में, और अगर बात करें 52 वर्ष की बात करें तो 492 ईसा पूर्व तक यह मगध की गद्दी पर बैठा रहा, बिंबिसार ने शासन किया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसके बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम था श्रेणी। बचपन का नाम श्रेणी था, और अगर धर्म की बात करें तो यह बौद्ध धर्म का था। बिंबिसार का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि ज्यादातर राजाओं ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दूसरे राजाओं के साथ संघर्ष किया, परंतु बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार में ज्यादातर शादियां की। शादियों के द्वारा इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। अब हम इसकी रानियों की बात करें तो बिंबिसार के 500 रानियां थी। इनका उल्लेख अगर अपने से कोई पूछे कि भी बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख कहाँ मिलता है तो वो है महाभग ग्रंथ। महाभग ग्रंथ बताता है कि बिंबिसार के 500 रानियां थी। अब जो 500 जो विवाह हुए, इन विवाहों में बिंबिसार के 4 महत्वपूर्ण विवाह थे। अब हम उनकी बात कर लें तो जो 4 महत्वपूर्ण विवाह थे बिंबिसार के, तो पहला विवाह है कौशल, दूसरा वैशाली, तीसरा पंजाब, चौथा विदेह। विदेह की बात करें, ये 4 विवाह महत्वपूर्ण थे। पहले यहाँ का नरेश था परसेन जी, इसकी बहन थी कौशल्या देवी, इसके साथ शादी की।
वैशाली का राजा था चेतक। चेतक की पुत्री थी जिसका नाम था, इसकी पुत्री नाम था चेलना या छलना। इसके साथ शादी की। फिर बात करते हैं पंजाब की रानी थी क्षेमा रानी या खेमा रानी, इसके साथ शादी की। और विदेह की रानी थी वासवी देवी, इसके साथ शादी की। ये 4 महत्वपूर्ण विवाह थे। कौशल की जो नरेश था प्रसेनजीत, इसने जब अपनी बहन की शादी की तो अपनी बहन कौशल्या देवी को दहेज में काशी दिया। और काशी की उस समय की जो वार्षिक आय की बात करें तो उस समय की वार्षिक आय 1 लाख रुपए थी। तो यह 1 लाख रुपए कौशल्या देवी अपने सौंदर्य प्रसाधन पर ही खर्च करती थी, मतलब कि अपनी सुर्खी पाउडर लिपस्टिक पर ही खर्च करती थी। अब जो शादी इसने वैशाली की जो राजकुमारी थी चेलना और छलना के साथ शादी की, तो इससे बिंबिसार के 2 पुत्र हुए। एक का नाम हल, दूसरे का नाम बेहन। इन दोनों 2 पुत्र हुए, एक का नाम था हल, दूसरे का नाम था बेहन। अब बिंबिसार की बात करें हम, तो बिंबिसार की हत्या की बात हो तो बिंबिसार को उसी के पुत्र अजातशत्रु ने हत्या की और मगध की गद्दी पर हरेक वंश का अगला शासक बना था। तो बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु ने शासन के लालच में, गद्दी के लालच में बिंबिसार की हत्या कर दी। अब जो हम अगला शासक की बात करेंगे, अजातशत्रु, यह गद्दी पर बैठा था 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक मगध की गद्दी पर शासन किया अजातशत्रु ने। इसका वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, पूछा जाए, हर एक वंश का प्रथम पितर हंता शासक, कि हर एक वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी? तो वो था अजातशत्रु। इसने शासन की राजगद्दी के लालच में अपने पिता की हत्या कर दी। अब बात आती है इसके बचपन का नाम। इसके अजातशत्रु के पिता के बचपन का नाम तो था श्रेणी, लेकिन अजातशत्रु के बचपन का नाम की बात आ जाए तो बचपन का नाम था कुनिक। अजातशत्रु क्या करेगा कि अजातशत्रु इसके बाद राजा प्रसेनजीत के मध्य के साथ युद्ध लड़ेगा। इसका जो कारण होगा युद्ध का, प्रसेनजीत और अजातशत्रु के मध्य युद्ध का जो कारण होगा वो कारण होगा काशी। क्योंकि अजातशत्रु का कहना था कि जो काशी है वो मेरे पिता की जागीर है, तो इस पर मेरा अधिकार होगा। लेकिन प्रसेनजीत का कहना था कि जो काशी है वो उसने अपनी बहन कौशल्या देवी को दहेज में दी थी, अब मेरी बहन नहीं है तो ये काशी मेरी। इस दोनों के कारण दोनों के मध्य युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ, अजातशत्रु को विजय होते देखकर प्रसेनजीत ने अजातशत्रु के साथ संधि की। अब संधि के तहत प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को काशी देने स्वीकार किया, पर उससे पहले एक शर्त रखी, संधि की शर्त रखी। शर्त के तहत अजातशत्रु उसकी पुत्री वाजीरा देवी के साथ शादी करेगा और उसको काशी दहेज में काशी दी जाएगी। अजातशत्रु ने ऐसा ही किया, वाजीरा देवी के साथ शादी की और दहेज में काशी मिली। तो इन दोनों के जो मध्य युद्ध था वो समाप्त हुआ। अगला जो युद्ध हुआ, अब अजातशत्रु अपने 2 छोटे भाई
जो अजातशत्रु के दो छोटे भाई थे, सौतेले भाई थे, जिनमें पहले का नाम आता है हल, दूसरे का नाम आता है बेहल, इन दोनों पर भी अजातशत्रु आक्रमण कर देगा। इसका कारण यह था, अजातशत्रु का साम्राज्यवादी नीति, तो यह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अगर दूसरा कारण की बात आ जाए तो इन दोनों के पास 18 लड़ियों का कीमती हार था, यह भी अजातशत्रु प्राप्त करना चाहता था। और दोनों के पास एक हाथी था जिसका नाम था सचेतक हाथी, यह भी अजातशत्रु प्राप्त करना चाहता था। इसी को प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने इन दोनों अपने सौतेले भाइयों पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया अजातशत्रु ने, तो ये दोनों बच्चे अपने नाना के पास, नाना चेतक के पास भागे। अजातशत्रु और अब चेतक के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। अजातशत्रु और चेतक के मध्य लगभग 17 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, और 17 वर्ष जब युद्ध चलता रहा तो अंत में चेतक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली और यह युद्ध समाप्त हुआ और अजातशत्रु की विजय हुई। इससे पहले अगर अपने से पूछा जाए कि जो वैशाली युद्ध हुआ था, वैशाली युद्ध में अजातशत्रु की विजय में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था तो किसने दिया था? तो अजातशत्रु का एक महत्वपूर्ण मंत्री था जिसका नाम आता है वत्सकार या वर्षकार। इन दोनों, ये है एक ही व्यक्ति के नाम है दोनों, तो वर्षकार या वत्सकार इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि वर्षकार ने क्या किया, चेतक के दरबार में उसका विश्वास पात्र बनकर सारी की सारी सूचनाएं अजातशत्रु को पहुंचाता रहा, और सारी की सूचनाएं अजातशत्रु तक पहुंचते ही अजातशत्रु ने इस राजा चेतक को पराजित किया और जो दोनों बच्चों हल और बिहल का साम्राज्य था उस पर अपना शासन स्थापित कर लिया। अब हम बात करते हैं कि जो ये युद्ध हुआ था राजा चेतक और अजातशत्रु के मध्य युद्ध हुआ था, इसमें अजातशत्रु ने दो अपने महत्वपूर्ण यंत्रों का प्रयोग किया था। यह यंत्र कभी कभार पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो दो यंत्र प्रयोग किए थे, एक का नाम था रथमूसल, एक का नाम था महाशिला कंटक। यह दो महत्वपूर्ण यंत्रों का प्रयोग किया था जिसके कारण अजातशत्रु को हल और बिहल के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त हुई। अब हम बात करते हैं कि एक पंजाबी कहावत है कि जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे, जैसा काम अजातशत्रु ने किया था वैसा ही काम इसके पुत्र ने किया, क्योंकि अजातशत्रु ने साम्राज्य के लिए, राजगद्दी के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, तो वैसे ही अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। मीन्स कि जैसे कोको के बच्चे, तो इसने राजगद्दी के लिए अपने पिता की हत्या कर दी, तो उदयन ने भी गद्दी के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। अजातशत्रु की अगर हत्या की बात आ जाए तो 460 ईसा पूर्व में इसी के पुत्र उदयन ने हत्या कर और मगध पर अपना नया राजवंश, अपना नया शासक बन बैठा। तो अब हम बात करते हैं उदयन की। उदयन का अगर कालक्रम की बात करें, उदयन के कालक्रम की बात करें तो 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व, 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व उदयन की बात करें तो इसे हर्यक वंश का दूसरा पितर हंता शासक माना जाता है। इसके बाद हम बात करें तो इसने
जो मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र स्थापित की थी। और उदयन के 3 पुत्र थे। अगर बात करें पहले की, तो पहले का नाम था अनुरिद, दूसरे का नाम था मुंडक, तीसरे का नाम था नागदर्शक या नागदर्शक। 412 में, इससे पहले हम देखें, अगर अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदर्शक था। इसकी हत्या 412 ईसा पूर्व में इसी के सेनापति शिशुनाग ने की, और शिशुनाग ने हत्या कर मगध पर नए राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम आता है शिशुनाग वंश। तो दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक कंप्लीट हो गया, हर्यक राजवंश। और आगे का जो इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो शिशुनाग वंश होगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपकी जो परीक्षाओं में ये बहुत उपयोगी होगी।